अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जब्बार। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक के न्यू चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 24 न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। आइए अपने साथ बुक और कैलकुलेटर वगैरह रख लें ताकि आपको इंटरेस्ट कायम रहे। कंटिन्यूटी में 5 चैप्टर थे, उसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरी और एमसीक्यूज डिलीवर कर चुके, उसको ही कैचअप कीजिएगा। थोड़ा सा स्पीड और मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं इसको। इसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो रिजल्ट्स हैं उसके न्यूमेरिकल्स हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो बेसिकली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके अंदर मौजूद किसी ऑब्जर्वर की किसी ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जर्वेशन से मुताल्लिक है। अब 4 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इसके मैथमेटिकल हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। एक तो कहा जाता है टाइम रिलेशन का मतलब ये है कि ये नॉट जो नज़र आ रहा है आपको, नॉट और नॉट ये है ये मूविंग ऑब्जेक्ट या रिलेटिव मोशन के लिए सिंबल होंगे। कोई मूविंग क्लॉक के इंटरवल में जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, लेकिन इसमें शर्त है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिस रुख पे कोई रॉड या कोई चीज़ चल रही है, फर्ज करिए एक्स एक्सिस पे चल रही है, तो एक्स एक्सिस वाली जो है डायमेंशन जो है इसकी डायरेक्शन में लेंथ तो चेंज होगी, लेकिन बाकी जो 2 डायरेक्शन हैं उसकी अनअफेक्टेड रहेगी। मास इंक्रीमेंट ज़्यादातर न्यूमेरिकल में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको भी ध्यान रखें। इसका मतलब ये होता है कोई चलती हुई चीज़ बहुत अगर तेज चल रही हो तो उसका मास इंक्रीमेंट हो जाता है, यानी हो जाती है, मासिव हो जाती है। और डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे रूटीन में, क्योंकि जो डेली लाइफ के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो नॉर्मल स्पीड वेलोसिटी से तो चल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल नहीं होते। ये c जितना नज़र आएगा ये स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन में जब हमारी रेस लगेगी या किसी ऑब्जेक्ट की, अमूमन पार्टिकल्स चलते हैं इतनी तेज़ रफ्तारी से, लेकिन अगर हम तसव्वुर में किसी ऑब्जेक्ट को भी उतना तेज़ चलाएँ, जैसे रॉड को चला लें, कोई ट्रेन को चला लें, कोई शटल को चला लें, कोई इस तरह के और ऑब्जेक्ट को चला लें जो मटेरियल है, तो सिग्निफिकेंट चेंजेस उसी वक्त आएंगी इस टाइम में, लेंथ में, मास में, जब वो स्पीड ऑफ लाइट से कंपैरिजन में या कंपेरेबल चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा हो। इसमें एक चीज़ बता दूं, अगर स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की तकरीबन c/10 यानी 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को एक्सीड करती है, तब उस सूरत में सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें नजर आती है। ऐसी हैरानकुन constant absolute, mass is constant absolute, energy can neither be created nor be destroyed। लेकिन आइंस्टाइन आके ये रेवोल्यूशन और हमारे दिमाग में झंझनाहट पैदा कर देगा कि नो,
these entities may change depending on the relative motion. टोटल एनर्जी किसी पार्टिकल की इसकी रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है। रखने के लिए मैंने आपको ये फॉर्मूले दिखा दिए हैं। आखिर में मैंने आपकी आसानी के लिए ये कंप्लीट सिंबल्स का लिख दिया है कि टी नॉट, एल नॉट, एम नॉट रिस्पेक्टिव टाइम इंटरवल, प्रॉपर लेंथ का मतलब है जो एक्चुअल लेंथ होगी रेस्ट में, और मास एट रेस्ट स्टेशनरी फ्रेम, जिसमें नॉट भी लगा हुआ रिस्पेक्टिव मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी हरकत के दौरान किसी ऑब्जर्वर के जरूरत पड़ेगी जाना चाहिए। स्मॉलर यूनिट्स में इस्तेमाल करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हैं, जूल बड़े यूनिट्स होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट बड़ी चीज़ों के यूनिट्स। ये मैंने इसलिए ब्रीफ कर दिया कि आप काइंडली सिर्फ तस्वीर ना खींचें, क्योंकि तस्वीर खींचने से आवाज़ नहीं जाती, और आवाज़ जब नहीं जाती टीचर की तो कभी कभी समझ नहीं आ रही होती बात कि वो क्या कह रहा है। 10 न्यूमेरिकल में तकरीबन 3 से 4 मिनट एक न्यूमेरिकल को निकाल के मैंने पहले से इसलिए सॉल्व किया है ताकि आपको समझाने पे तवज्जो रखूँ, तो काइंडली आप भी समझने पे तवज्जो रखें। हमारे कॉम्बिनेशन आएगा वो रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए कैटेगरी वाइज कराते हैं। न्यूमेरिकल जो है वो लेंथ के मुताबिक करते हैं, वो फॉर्मूला पक्की रहे आपके पास। बटन मॉडरेट आसान न्यूमेरिकल है, दिमाग खाने वाले कम न्यूमेरिकल एक आधे आएंगे। एक रॉड है जो 1 मीटर लॉन्ग है, इसका मतलब ये रेस्ट में आ गई, रुकी हुई हालत में। आगे वो कह रहे हैं कि वो चलना शुरू हो जाए अगर 0.6 सी की रफ्तार से, यानी स्पीड ऑफ लाइट सी के मुकाबले में 60%। तो बताएं कि अगर एक ऑब्जर्वर ज़मीन पे खड़ा उसको ऑब्जर्व कर रहा हो उस मूविंग रॉड को, और अगर रॉड के साथ खुद भी जो है दौड़ना उड़ना शुरू हो जाए, तो उस सूरत में इसकी लेंथ क्या होगी। इसका मतलब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का न्यूमेरिकल आ गया हमारे हिस्से में पहला। तो लेंथ रेस्ट वाली एल नॉट और वेलोसिटी वी, और उसकी बुनियाद पे डाटा बनेगा कि एल मूविंग लेंथ चाहिए, और 2 इसलिए लिखे क्योंकि रेस्ट में जो ऑब्जर्वर अर्थ पे खड़ा है उसके लिहाज से, उसके रिस्पेक्ट से, और एक अगर मूविंग रॉड के साथ खुद भी चलना चाहिए। ये रॉड है, एक तो रेस्ट में खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है, और दूसरे में ये तो खुद ही चल रहा है मूविंग रॉड है। दूसरे पार्ट का पहले जवाब बता देते हैं आपको। अगर दोनों चीज़ें चल रही होंगी ना तो इसके एक्चुअल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेटिव मोशन दोनों का होगा, दोनों एक दूसरे के लिए पहुँचते जाओ। इसलिए एक्चुअल लेंथ की 1 मीटर की पहले पार्ट के लिए
अपर लाइन पॉइंट की बराबर दूसरी जगह पॉइंट ऑल क्लियर के बटन से ऊपर होता है स्क्वायर कैंसिल हो गया। प्लस हो गया यहाँ पे कैलकुलेटर चलाना
will be the distance traveled by before कितना फास्टर है अब वो जो नीचे के दो कंपोनेंट हैं तो हमारा डिस्टेंस उसी बात आएगा प्रॉपर लाइफ टाइम मतलब एक्चुअल लाइफ टाइम माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁻, मिली लिखिएगा तो 10⁻⁻ वेलोसिटी दीजिए मीटर पर सेकंड में, स्पीड ऑफ लाइट हमें याद होनी चाहिए, ये ख्याल है स्पीड ऑफ लाइट को गिवन करें जरूरी नहीं है, कोशिश करके ये याद कर लीजिएगा कि एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। अब लाइट मेजर्ड लेबोरेटरी बाय ऑब्जर्वर टी हो गया और डिस्टेंस एस हो गया। अब ये फॉर्मूला आ रहा है टाइम डिलेशन का। टाइम डिलेशन मतलब यानी टाइम उसका चलने की वजह से क्या हो जाएगा वो देखते हैं। अब 3 और की जगह 1 एक्सपोनेंट -6 कन्वर्ट वाला रखेंगे, v की जगह वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे v की जगह वैल्यू है तो देखिए c की जगह भी वैल्यू रखी, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1 में हमने v को इन टर्म्स ऑफ c रखा था तो c की वैल्यू नहीं पुटती थी क्योंकि ऊपर नीचे वाला c² कैंसिल हो गया था। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट याद कर लेंगे कि c की वैल्यू हमेशा रखनी है। c की वैल्यू उस वक्त रखें जब आपके पास v की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ c ना हो, यानी न्यूमेरिकल है। इसमें कैलकुलेटर है स्क्वायर नीचे का तो अभी सिखा दिया था कि 3 का स्क्वायर 9 और 10⁻8 का तो 8 का 2.7 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर कर लेते हैं भाई। 2.7 एक्सपोनेंट 8 का स्क्वायर क्या है भाई 7.29 एक्सपोनेंट आ गया। जब कैलकुलेटर भी चला 16 वाला कट गया, जो बचा उसका क्या कैलकुलेटर करना है 7.29 डिवाइडेड बाई 9.81 माइनस किया 0.19 पे स्क्वायर रूट निकालें 0.19। ऐसा कभी जवाब आ जाएगा दोबारा ऐसी मोड दबा देंगे और ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर दें तो आपका सेकंड में आ गया। अच्छा अब एक चीज़ बताऊं, बुक वालों ने इसका आंसर ये लिखा है, अगर हमारा सवाल माइक्रो सेकंड में है, कैलकुलेशन को सेकंड में लेके चला है तो आंसर तो हो गया एक्सेप्टेबल सेकंड में। लेकिन ये नॉलेज के लिए है कि ये आप इस तरफ देखेंगे 1 और ये हो गया 2.3, यानी उसकी ज़िंदगी तवील हो गई। ये है टाइम डायलेशन का मतलब। उम्र बढ़ जाती है, वक्त हो जाता है, वक्त आहिस्ता हो जाता है और प्रोसीडिंग बढ़ जाती है। ये जो टाइम डिलेशन का मतलब है ये जो है वो 3 मौत से ज़्यादा हो सही मतलब हुआ देसी ज़बान में, लेमैन ज़बान में ये हमारा कोई एक्शन है, हमारी जो डूइंग्स और प्रोसीडिंग और हमारा जो काम है वो ज़्यादा हो गया और वक्त हमने लग गया या आहिस्ता हो गया। टिक टिक ऑफ क्लॉक को कहते हैं कि एक जैसी रफ्तार से घड़ी चलती है। ये है रिलेटिविटी थ्योरी, स्पेशल थ्योरी का एस्टोनिशिंग रिजल्ट। इसमें ये भी पूछा था पार्टिकल कितना चलेगा उस लेबोरेटरी में, तो इसके लिए होगा S=VT। चलने के लिए आपको चलने वाला टाइम रखना है, वो तो पक्का हो गया ना बेटा। नॉट का मतलब है रेस्ट वाला, रेस्ट मतलब है अगर डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस के लिए चलाना पड़ेगा, तो चलाने के लिए उसका मूविंग केस आएगा। तो टी जो हमने निकाला है वो बुक किया, कैलकुलेटर मल्टीप्लाई किया तो इवन 619 पॉइंट है तो उसको 620 लिख सकते हैं। ये भी आंसर आप लिख देंगे तो ओके है। कुछ स्टूडेंट बार बार पूछते हैं, आज फिर बता देता हूँ, बुक का आंसर मैच करना लाजमी नहीं है क्योंकि बुक वाले अक्सर जगहों पर राउंड ऑफ टेक्निक चला रहे हैं जगह जगह। आपके सामने इम्तिहान में बुक नहीं होगा, सामने बुक नहीं होगी तो उसमें आप बार बार राउंड ऑफ का याद थोड़ी करेंगे, जो स्क्रीन पे है लिख दें। क्योंकि यहाँ पे 0.8 नहीं है 9 है, थोड़ा लंबा राउंड ऑफ कर दिया है, ये चल तो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई परेशानी स्टूडेंट के साथ ज़रूरी है बुक के आंसर को बिल्कुल सेम लिखना और इम्तिहान में अगर वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल आंसर नो
कैलकुलेशन नहीं चल रही है तो आपको कैलकुलेटर कैलकुलेशन में जो आए वो लिखते हैं, यहाँ पे कोई नंबर नहीं बनेगा। तो चौथा न्यूमेरिकल में ये अब मास का आ गया, करें कुछ स्पीड से पार्टिकल को चलाएं, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, कभी नहीं होंगे सारे इम्पोर्टेंट हैं, कभी इम्पोर्टेंट है। अगर उसका मास उसके रेस्ट मास से 3 टाइम्स हो जाए, रेस्ट मास का मतलब है m नॉट और मास का मतलब है m, सही। तो इसका डाटा एक मज़ेदार अंदाज में चलेगा कि इसमें गिनती नहीं दी है कि कितने ग्राम या किलोग्राम या माइक्रोग्राम का वो है पार्टिकल। तो इसमें मास इज 3 टाइम्स द रेस्ट, सिंपल से पहचाने कि मास इज 3 टाइम्स द रेस्ट, इंग्लिश को मैथ्स बनाया। स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू रख दी, स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछ रहे हैं v हो गया, मास से पता चला कि इसमें मास इंक्रीमेंट फार्मूला लगेगा, लाइफ टाइम से पता चला पिछले सवाल में कि टाइम इंटरवल का फॉर्मूला लगेगा, उससे पीछे में लेंथ से पता चला कि लेंथ का। निस्बतन आसान न्यूमेरिकल है अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो। अब m की जगह 3m नॉट रखें, m नॉट से m नॉट कैंसिल हो जाएगा, जो बचा यहाँ पे 1 बच गया, लिख दिया। अब गिनतियाँ एक तरफ करें, स्क्वायर रूट एक तरफ करें जिसके अंदर हमारा v फंसा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया वो 3 इधर आ गया। अब रूट हटाने का तौर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग की तो इधर का स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गया और इधर का 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब वही टेक्निक चलाएंगे, माइनस उधर जाके प्लस और ये उधर जाके माइनस। अब ये जो है बच्चा परेशान रहता है कि सर ये आप उल्टा करते हैं, मैंने उल्टा नहीं करता बेटा, मैथ्स जो है ना सीधी है, आपको ये बस समझना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 1 की तरफ अगर लाया हूँ ना 1/9 और v स्क्वायर को उधर ले गया हूँ, तो देखिए अगर कोई आपसे कह दे कि 3 = x तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि आपने x = 3 गलत बोला है, समझे मेरी बात। तो ये देखें ये स्टेप बचता है इससे, अगर आप दिमाग में इंटरचेंज करेंगे बोथ साइड्स अगर आप एक्सचेंज करेंगे = के तो नो साइन विल बी इन्वर्टेड, एक तरफ एक को ले जाएंगे तब साइन बदलेगा। जैसे कि ये एक तरफ ले गया 1/9 तो माइनस हुआ, वो उधर एक तरफ ले गया तो प्लस हुआ, लेकिन अब मैं पूरे को एक्सचेंज कर रहा हूँ यूँ, ये स्टूडेंट कुछ कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज जाते हैं। तो जब ये पूरे को शफल करूँगा ना तो देखिए कोई साइन नहीं चेंज होगा, सिर्फ लेफ्ट राइट हो जाएगा, जो अभी मैंने ये 3x और x3 वाला कॉन्सेप्ट बताया। तो ये उनके लिए जो परेशान रहते हैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों में। अब सेकेंड ईयर में माशाल्लाह बेटा इसमें हिम्मत करें, थोड़ा फ्लो बना रहेगा, पेस बना रहेगा, शार्पनेस आएगी मैथ्स में। एलसीएम या 9 1 9, 9 - 1 8 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ताकि b अकेला हो जाए। अब स्क्वायर रूट लेंगे, अब 8 जो है वो होता है भाई 2 × 2 × 2, बच्चों वाली बात बता रहा हूँ। तो 2 का पेयर बन गया और एक अनपेयर रह गया, तो हम लिख सकते हैं 8 को 2 × 2 × 2 यानी 2√2। अब ये 2√2/3 ये आंसर हो गया है, बुक वालों ने यहीं तक लिखा है। अब बेहतर है कि आप इसको क्या है उसने कहा था ना एट व्हाट स्पीड, अब इसने यहाँ पे नहीं लिखा है कि एट व्हाट स्पीड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए मेरा मशवरा है बेहतर कि स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जब वो नहीं मांग रहे स्पीड उस पार्टिकल की, तो क्या ही बेहतर हो गया हम गिनतियों में बताएं कि एग्जैक्टली वो कितने किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड से चल रहा है स्पीडी पार्टिकल, कि उसका मास जो है वो रेस्ट मास से 3 टाइम्स 3 गुना हो गया। तो अब देखिए मैंने c की वैल्यू पुट कर दिया और कैलकुलेटर चला दिया, तो देखिए इस तरह चलाएंगे आप इस पर 2√2 डिवाइड बाई, अच्छा कभी रूट के साथ आपको अपॉन करना है तो ये राइट वाला बटन दबाएंगे जो कर्सर मूव करता है, वरना वो रूट के अंदर ही 3 भी लिख देगा। अब यहाँ पे डिवाइड बाई 3, ये 2√2/3 का जवाब आया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं c से 3 एक्सपोनेंट से आपका एग्जैक्ट आ जाएगा। अब ये फिर लाखों करोड़ों में जवाब आ गया। तो इंजीनियरिंग मोड सिखा दिया आपको बेटा, 8 से ऊपर वाला ये दबा दें, लेकिन क्या हुआ पावर में आ गया जवाब, ये है मतलब। तो ये देखिए कितना, ये तो बिल्कुल लग रहा है स्पीड ऑफ लाइट से चलाना पड़ेगा तकरीबन, क्योंकि देख रहे हैं आप 2.82 नियरली 3 के करीब आ गया। तो कुछ सीख रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, समझे भी कि देखिए जितना मास ज़्यादा होगा ना इसके अंदर उसको उतना तेज़ चलाना पड़ेगा। ये देखिए इसमें भी ये कहानी बनी टाइम डिलेशन की तरह कि वो चीज़ भारी हो जाएगी। मतलब टाइम डिलेशन के फॉर्मूले में भी अपॉन है
और मास में भी, सिर्फ लेंथ में मल्टीप्लाई है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट श्रिंक होगी, बाकी दो चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये देखें, ये सब समझने का आ रहा है कि वाकई ये तो हैवियर भी हो गया और इतना ही हैवियर होता जाएगा। जैसे यहाँ पे वो इम्तिहान में चेंज कर दे 2 टाइम्स, 2 टाइम्स में यहाँ पे 2 से थोड़ा फर्क आंसर आएगा और खुद देखिएगा हल्का आएगा। घर में प्रैक्टिस करें 2 करके इसको, यहाँ पे देखिएगा इससे छोटा जवाब आएगा इस हमारे 2.82 या अगर बुक वाला देख रहे हैं 2√2/3 से। ये चेक भी होगा कि हल्के चलने में मास थोड़ा कम इंक्रीज होगा और तेज़ उससे भी ज़्यादा स्पीडी होगा तो मास ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये कॉन्सेप्चुअल बातें बता रहा हूँ, इसमें लग रहा है 2-1 मिनट, जिसको फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा उठाए, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल नंबर 5 ये है अब सिर्फ MCQ स्टाइल, तो जल्दी से फारिग करें। मैंने भी कहा था ना इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अनइम्पॉर्टेंट मिक्सअप है। अब इसमें वो कह रहा है कि 4 किलोग्राम का कोई सब्सटेंस है, उसको पूरा जला दिया, गला दिया, एनर्जी में कन्वर्ट करा दिया। ये देखिए मास एनर्जी कन्वर्जन का सवाल आ गया कि अगर किसी चीज़ का मास हो और एनर्जी चाहिए हो तो किस तरह उससे मास एनर्जी रिलेशन, इसको आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन भी कुछ लोग कहते हैं, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन। इसने बड़ा तहलका मचाया था जब इसने दी थी ये कि किस तरह मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। तो अब m की जगह 4 रखे हैं, c का स्क्वायर निकालना तो याद ही हो गया होगा कि 3 का स्क्वायर और 10⁸ का कैलकुलेटर चलाएं, 9 4 का 36, 36 का एक डेसिमल इधर करेंगे तो देखें 16 का 17 हो गया। MCQ की MCQ, कैलकुलेटर का कैलकुलेटर। आगे वाला सवाल जो है ये भी MCQ स्टाइल है। वो कह रहे हैं रेस्ट मास एनर्जी बताएं किसी इलेक्ट्रॉन की, जूल में भी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। अब रेस्ट एनर्जी, रेस्ट का मतलब नॉट आ गया था, ये नॉट का मतलब होता है रेस्ट। c स्पीड ऑफ लाइट है, रेस्ट एनर्जी जूल में भी मांग रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। अगर आपको शुरू की शीट याद हो जिसमें मैंने फॉर्मूले दिखाए थे आपको, तो उसमें ये मैंने एंड में लिखा होता है किस तरह ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और जूल की जब पार्टिकल की एनर्जी की बात आएगी। तो ये आ गया वो न्यूमेरिकल। अब E0 m0 c स्क्वायर है, m0 मास ऑफ, अच्छा ये सर हमें कहाँ से याद होगा? तो भाई जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, प्री मेडिकल वाले और प्री इंजीनियरिंग वाले, वो तो यहाँ से देख लें। कंप्यूटर साइंस वाले याद करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट होता है वो ये होता है, और अगर मास ऑफ प्रोटॉन मांगता, न्यूमेरिकल को चेंज कर दे, तो प्रोटॉन का जो होता है वो होता है, अल्लाह भला करे आप लोगों का, 1.67 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन बोल देता अगर, तो न्यूट्रॉन का भी यही होता है तकरीबन, सिर्फ एक डेसिमल का फ़र्क आएगा। अगर न्यूट्रॉन का लिखेंगे तो 6-7 के बाद आप एक 5 भी लिखेंगे, बस इतना इसमें आ जाएगा फ़र्क। एक्सपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, -27, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तकरीबन एक जैसे मासिव पार्टिकल्स हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस में होते हैं। जो केमिस्ट्री पढ़े हैं उनको पता है। m0 की वैल्यू रखी, c की रखी, स्क्वायर कर दिया, ये आ गया जूल में, क्योंकि c के यूनिट जब थे मीटर पर सेकंड, तो इसका ये किलोग्राम इसकी वजह से आ रहा है जूल में, ऐसा यूनिट में, ठीक है। अब ये रिलेशन बस याद हो तो ये बहुत हैंडी रिलेशन है। बता दूं पहली, चैप्टर नंबर 25-26 में भी ये बहुत इस्तेमाल होगा, इसको याद कर लें कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का क्या रिलेशन है। जूल बड़े यूनिट हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटे, तो इसमें वही वैल्यू होती है रिलेशन की जो हमारे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता था। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता था बचपन में 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, याद आया बचपन का, मतलब फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, कूलम लॉ वगैरह। तो देखिए ये वही रिलेशन बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो गया और वोल्ट, यानी कूलम वोल्ट, कूलम वोल्ट होता है जूल के बराबर। मालूमात मिल रही है अच्छी सी आपको, क्योंकि वोल्ट होता था जूल पर कूलम। याद आ रहा है, W/Q, वर्क डन ऑन द चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। फर्स्ट ईयर रिवाइज हो गई, गुड। अब इसका मतलब है कभी भी अगर आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है, तो आपको डिवाइड करना होगा इस चीज से, मल्टीप्लाई नहीं कर दिएगा। मल्टीप्लाई उस वक्त करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्वेश्चन होता और जूल में हम कैलकुलेशन चलाना चाहते, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाने के लिए तब मल्टीप्लाई करेंगे आप 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। सीख रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है? एक्सीलेंट।
अब जो वैल्यू आई हमारी जूल में वो हमने डिवाइड कर दी इस 1.6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। लेकिन अब इसको पक्का करें कि 10 की पावर 6 जो होती है वो मेगा होती है। अभी पीछे मिली माइक्रो नैनो सिखाया था, ये मेगा है, ठीक है। 10 की पावर 3 आ जाए तो ये किलो है, ठीक है। 10 की पावर 9 का भी आ जाए तो ये गीगा है, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओम ओम में कभी रेजिस्टेंस आ जाए तो मेगा ओम। गीगा के बाद एक टेरा भी होता है, उसकी जरूरत पड़ेगी कम, लेकिन लिस्ट बनाई तो पूरी बनाई 10 की पावर 12 आ जाता है तो वो टेरा हो जाता है। जैसे टेराबाइट वाली जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है जानते हैं आप लोग। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब जनाब क्वेश्चन नंबर 7, और ये है क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, इस सेंस में कि सबसे ट्रिकी और सबसे थोड़ा सा कैलकुलेशन में शार्प न्यूमेरिकल है ये चैप्टर नंबर 24 का। इसमें कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बताएं एक इलेक्ट्रॉन की जो 0.98 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट से चल रहा है लेबोरेटरी सिस्टम में, यानी ऑब्जर्वेशन के दौरान। लेबोरेटरी सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो रही है, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पे हम इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ना, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, दीज आर आइदर कांस्टेंट मूविंग फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस और हैविंग जीरो एक्सेलरेशन और आर एट रेस्ट, इसीलिए उनको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जो रुके हुए हों या कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हों, क्योंकि जब यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होंगे तो अल्टीमेटली उनकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, यानी जीरो एक्सेलरेशन फ्रेम्स होते हैं ये। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, जैसे वहाँ पे 99% था तो वहाँ परसेंट को ख़त्म किया था, यहाँ पे 0.98 का मतलब इसको ट्विस्टर मार दे तो आपको परेशान नहीं होना होगा, कहेगा 98% ऑफ, देखिए इसका मतलब ये हो गया। वहाँ पे वो 99 को 0.99 कर दे, ठीक है जनाब। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लिया आपने, दोबारा से ज़रूरत पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अब ये रिलेशन आपको याद हो, ये लिस्ट में सब शुरू में दिखा दिए मैंने, फिर भी वो वीडियो रिवाइंड कर लें कि ये रिलेशन काम करता है जब सारी एनर्जीज का जिक्र हो, यानी ई टोटल एनर्जी, ई नॉट रेस्ट मास एनर्जी, और के ई, ये तो नाम से ही पता चल रहा है भाई काइनेटिक एनर्जी। अब साइंस ये कहती है कि किसी चीज़ की जो टोटल एनर्जी होती है वो उसकी दो एनर्जीज का सम होती है। नंबर 1 रेस्ट एनर्जी, यानी अब मैं अपने ऊपर रख के अगर ये बताऊं कि मैं रेस्ट की हालत में, रुकी हुई हालत में, बैठे हुए या खड़े हुई हालत में जितनी एनर्जी रखता हूँ वो, और फिर जब मैं चलता हूँ, दौड़ता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, मूव करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी वो, तो मेरी टोटल जो हुई वो इन दोनों का सम हुई, सिंपल एज दैट। तो कभी वायरस आ जाए खुदा ना खास्ता स्टूडेंट के, तो ये ई नॉट उधर हो जाए, तो ये आपको स्टैंड बाई यही टेक्निक बचाएगी कि टोटल जो है वो रेस्ट प्लस काइनेटिक, यानी रुकी प्लस चलने वाली एनर्जी का सम जो होता है वो टोटल होता है। अब हमें उसने काइनेटिक पूछा था, तो हम काइनेटिक के लिए दूसरी तरफ ले आके माइनस कर देंगे ई नॉट को, क्योंकि ई नॉट उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ई होता है एम सी स्क्वायर, ई नॉट होता है एम नॉट सी स्क्वायर। अब मसला आ गया, एम नॉट और एम दो मिक्स सिंबल आ गए, तो अब यहाँ पे आपको ये स्टाइल से ज़रा काम करना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर कह दिया कि कैलकुलेशन तो चलती रहेगी लेकिन इज इक्वल टू के इधर उधर एम नहीं है, उसी तरफ चलता रहेगा, क्योंकि के ही अब हमारा क्वेश्चन मार्क तो इधर आ गया है, ये तो आंसर देगा, ये सिंप्लीफाई होना पड़ेगा। तो ये ज़रा ट्रिकी कैलकुलेशन है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम एम को एम नॉट से बदले जो हमारा फॉर्मूला था, ये वाला मास इंक्रीमेंट फॉर्मूला, ठीक है, याद आ गया, गुड, वो पुट कर दिया। एम नॉट सी स्क्वायर को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, छोड़ देंगे। फ़ायदा क्या होगा इसका, जैसे ही पुट करेंगे एम नॉट सी स्क्वायर एक जैसा बन के कॉमन आ जाएगा, ठीक। जब ये पूरा कॉमन यहाँ से आया तो यहाँ तो बचा 1, नीचे में बचा अपॉन डिनोमिनेटर में ये पूरा कॉमन आ गया तो वहाँ बचा 1, तो ये कॉमन लिया है। मैथ्स का काम भी आ गया, कॉमन वॉमन लेना। अब बिस्मिल्लाह करके बस वैल्यू रखें, एहतियात से कैलकुलेटर और दिमाग चलाएं, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल एक अटैम्प्ट में आंसर देगा। एम नॉट की वैल्यू रेस्ट मास की रख दी, सी की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, नीचे वी और सी दोनों रख दिए। सी को क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि अभी बता चुका हूँ कि सी की वैल्यू उस वक्त पुट करें जब वी गिनती में हो। अब यहाँ पे देखिए वी इन टर्म्स ऑफ सी दिया हुआ है, तो नो नीड फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी दैट इज 3 एक्सपोनेंट 8। देखिए सी स्क्वायर इसका सी स्क्वायर से फारिग हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 0.98 का स्क्वायर। 0.98 का स्क्वायर आप कर लें,
जो स्क्रीन पे आए वो अपनी कॉपी पे लिख दे। अपॉन आ गया तो एसडी मोड अब तो पक्का हो गया होगा सर, कैलकुलेटर भी सिखा रहे हैं। तो ये आ गया आपका 0.9604। यहाँ पे आ गया ये माइनस किया, ये आ गया माइनस के बाद जो है उसका रूट ले लें, स्क्वायर रूट, ये आ गया, डिवाइड कर दें इन दोनों को, ये आ गया। समझ रहे हैं, मैं भाग नहीं रहा हूँ, ये तो आसान कैलकुलेशन है कि माइनस करना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है, फिर डिवाइड करना है। और ख्याल है ब्रैकेट बाहर का कुछ अब नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बोर्ड मास पहले ब्रैकेट पूरा हल होता जा रहा है, जो रिजल्ट आएगा वो ब्रैकेट के बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्टीमेटली। हाँ बस यहाँ पे मल्टीप्लाई था क्योंकि ये स्क्वायर किया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इसको ख़राब नहीं करना, लेकिन चलता रहेगा इतनी देर तक जब तक ये ब्रैकेट फारिग नहीं हो जाता सिंप्लीफाई होकर। मैथ्स में बहुत एहतियात से चलें ताकि आंसर फर्स्ट अटैम्प्ट में आए। अब डिवाइड करा, ये आ गया, माइनस किया, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, उससे पहले नहीं कर दीजिएगा। अब जो मल्टीप्लाई किया जूल में आ गया। अब ये मैंने ब्लू से इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बुक वालों ने फिर इसकी एनर्जी ऊपर जूल में लिख दी है, जबकि मेरा मानना ये है कि पार्टिकल्स की फाइनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। अब जो स्टूडेंट मेहनत से मुझे सुन रहे हैं वो कोशिश करें कि ये आदत बनाएं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये पूछेंगे कि सर पिछले में तो उसने लिखा था ना कि फाइंड द एनर्जी इन जूल एज वेल एज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा टीचर और कुछ और भी तो कुछ बताने वाले लोग हैं ना, उनकी भी तो सुने। वो कभी नहीं भी बोले तो ये एक प्रैक्टिस में होती है चीज़। अगर आप हायर स्टडीज़ में या पढ़ रहे हैं या कोई पढ़ा रहा है आपको कि पार्टिकल्स की एनर्जी, एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी एटॉमिक या एटॉमिक फिजिक्स के यूनिट्स में होनी चाहिए, यानी स्मॉलर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। वो क्या होते हैं? जूल थोड़ी, बोले इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, इसलिए मैंने ये कन्वर्ट किया। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर बुक का आंसर रोकना है तो ये ऊपर ग्रीन पेन से जो आंसर मेरे आ रहा है, ये पूरी प्रेजेंटेशन देखें, बोर्ड एग्ज़ाम की है, साफ़ सुथरी प्रैक्टिस में ले आएँ, जेजेसी को फॉलो कर लें। ये पूरे आपके सेक्शन बी के न्यूमेरिकल्स के लिए बेहतरीन पैकेज है। इसको प्रैक्टिस कैसे करें, प्रेजेंटेशन देखें, इज इक्वल टू हर स्टेप, एक स्टेप अगले से नीचे हो, इज इक्वल टू एक लाइन में दो ना लिखें। ये सब आपको, जैसे मैं अपनी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है, ये मैं बाकायदा टीचिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टूडेंट इससे बेनिफिट उठाए। टीचर भी कोई देख रहा है तो वो भी फ़ायदा उठा ले कि अच्छा मेहनत से पढ़ाया जा सकता है। और सब पढ़ा रहे होंगे मेहनत से माशाल्लाह, लेकिन कभी होता है कि वो थोड़ा हम उसमें प्लस माइनस कर देते हैं। एनी हाउस, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कराने का तरीका जो बताया था अभी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, इसलिए हमने डिवाइड करवा दिया तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फिर पावर 6 आ गई तो इसको मेगा बना दिया। गॉट इट? दैट्स इट। अरे दैट्स इट का मतलब ये नहीं है क्लास ख़त्म, अभी 3 न्यूमेरिकल बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तकरीबन पिछले जैसा है तो थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखिएगा। वो कह रहा है किस वेलोसिटी पर, पिछले का रिवर्स है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये भी अभी तक 2 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, यानी छठा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आ गया। कह रहे हैं कि कितनी वेलोसिटी हो कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए रेस्ट एनर्जी। रेस्ट एनर्जी का मतलब तो आपको पता चल गया ना बेटा, ई नॉट, यानी अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट एनर्जी। सिंबल्स में लिख दिया, इन इंग्लिश को बना दिया फिजिक्स। v पूछ रहा है क्योंकि वेलोसिटी इज, रिलेटिव वेलोसिटी इज v, स्पीड ऑफ लाइट इज c। अब क्योंकि एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन है तो हमारा इसका मतलब ये सवाल इसी केस का बना कि एनर्जी टोटल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेस्ट एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू रेस्ट है, ये मज़ेदार बनेगा सवाल कैसे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को जब जैसे ई नॉट रखूँगा तो ये तो ई नॉट है, 2 ई नॉट हो जाएगा। अब ई होता है एम सी स्क्वायर और ई नॉट होता है एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये रास्ता कैसा मज़े से बना रहे हैं माशाल्लाह सवाल, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो। ये देखिए, ये रेस्ट मास और टोटल एनर्जी तो यहाँ पुट कर दिया। अब पिछला सवाल अगर आपके दिमाग में, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, जो बचा वो लिख दिया। अब एम और एम नॉट का मसला है, अब एम इसके बराबर होता है। गेम खेलना समझ में आ रही है सर बात के साथ? सिर्फ ये सॉल्यूशन नहीं हुआ है, देखिए समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये देखिए इसके बराबर था, इसके बराबर तो ये इसके बराबर रख दिया। अब एम के बराबर ये कैसे हो गया, क्योंकि एम का मास इंक्रीमेंट फार्मूला था बेटा, बी अटेंटिव, गुड यू आर अटेंटिव। देखिए ये हो गया। अब ये रास्ता सवाल बना के, सवाल जो है रास्ता बना के आगे बढ़े। क्या हुआ, एम नॉट से एम नॉट कट गया, जो बचा यहाँ 1 यहाँ 2,
गिनती एक तरफ करें, 2 इधर एक तरफ कर दिया। अब फिर आप सोचोगे कि सर 2 यूँ इधर आना चाहिए था ना। बेटा सेकेंड ईयर में हैं हम, इसका राइट लेफ्ट नहीं होता, मैथ्स होती है। अब इसको इंटरचेंज किया क्योंकि जो चीज़ चाहिए वो लेफ्ट पे चले ना बेटा, गिनतियाँ राइट पे चले। तो देखिए मैंने इसको इधर उधर शफल रखा। लेकिन आप अनकंफर्टेबल हो तो पहले ये स्टेप कर लेना, फिर ये कर लेना, नो टेंशन नो मेंशन। अब स्क्वायरिंग की, रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट खत्म, ये आ गया। अब यहाँ पे फिर परेशान ना हो कि उधर ले गए कि इधर ले गए, उस तरफ ले जाएं जिधर गिनती प्लस हो। देखें ये बता दूं, एक तरफ 1 है, एक तरफ 1/4 है, ठीक है। उस तरफ ले जाएं जिधर बड़ा है, 1 बड़ा है, सिंपल एज दैट। दूसरी तरफ ले जाएंगे तो झंझट आएगी, एक गलती नहीं होगी, अगर मैथ अच्छी है तो बिस्मिल्लाह। देखिए इसमें -3/4 आ जाएगा, नो टेंशन। अब ये माइनस जो है माइनस को काट देगा। देखिए मैथ्स गोल, कहें मैथ्स गोल, जमीन गोल, दुनिया गोल, अखरोट गोल। ये देखिए ये वहीं पहुंचे हम। तो ये रटिए नहीं काइंडली कि सर लेफ्ट पे ले जा रहे हैं, राइट पे, या पीछे कोई मैथ्स दूसरा कोई टीचर पढ़ा रहा है तो क्या। ये फ्रेम ऑफ माइंड है कि मुझे ये बात समझ में आ रही है कि एक टर्म अगर इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाती है तो साइन चेंज होता है, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता है, क्लियर। उसके बाद बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस करते हैं तो नेट रिजल्ट पॉजिटिव रहता है, क्लियर, बात खत्म। ये इसलिए बता दिया कि वो स्टूडेंट जो परेशान हो जाते हैं कि सर डायरेक्ट स्टेप्स करें, मैं डायरेक्ट स्टेप्स नहीं कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर लेवल पे काम कर रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करेंगे हम सेकेंड ईयर लेवल में एडजस्ट हो जाए माशाल्लाह से। अब c² क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 - 1 एलसीएम से 3/4 आ गया, स्क्वायर रूट लिया तो ये आ गया। बुक वालों ने यहाँ पे भी आंसर, इन्होंने यहाँ पे रोका हुआ है, आंसर हो गया। लेकिन एट व्हाट वेलोसिटी, तो बेहतर है ना कि तय करेंगे कितना तेज चलाएं उस पार्टिकल को कि उसकी रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाए। तो ये भी देखें कितना हटो बचो तेज चल रहा है, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में ही आ गया है, 2.59 यानी तकरीबन 3 के करीब करीब। लेकिन इन सब न्यूमेरिकल से कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हुआ आइंस्टाइन का कि बहुत तेज चलेंगे और चलाएंगे तब ये सारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट हैं, अगर आहिस्ता चलेंगे और आहिस्ता चलाएंगे तो ये सारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल, ये सबसे लेंदी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का। अ पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास m0 मूव्स विद दिस स्पीड, यानी ये इसका v है जो इन टर्म्स ऑफ c दिया हुआ है। पूछ रहा है तीन चीजें, मास भी पूछ रहा है, मोमेंटम भी पूछ रहा है। तो मास तो भाई m हो गया रिलेटिविस्टिक, मोमेंटम p हो गया और टोटल एनर्जी E हो गई। सिंबल्स पक्के हो गए भाई। अब अगर ये पक्के हो गए तो फिर ये सवाल आसानी से आगे बढ़ेगा। v इन टर्म्स ऑफ c दिया हुआ है, आप इसको अपॉन में लिखें, बेहतर है स्लैश ना लगाएं। सर आपने तो लगा दिया क्योंकि लंबा न्यूमेरिकल था तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा जो है कर लें। मास ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है एक, और काइनेटिक एनर्जी, चार चीज़ें पूछ रहा है भाई। काइनेटिक एनर्जी भी नीचे लिखी है, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। मास ऑफ पार्टिकल m हो गया, मोमेंटम का निशान p है। कुछ लोग कहते हैं मोमेंटम का m लिख दें, नहीं भाई, मोमेंटम p, टोटल एनर्जी E हो गई, काइनेटिक एनर्जी Ke हो गई। अब मास से सारा काम निकलेगा क्योंकि मास निकल जाएगा तो मोमेंटम के अंदर मास होता है। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में रिलेट हो जाते हैं उसी एनर्जी मास के ज़रिए। तो ये रास्ता बनेगा ऐसे कि पहले तो मास का सिरा पकड़ लें, यानी रिलेटिविस्टिक मास, यानी मास इंक्रीमेंट फार्मूला। अब इसमें उसने जो दी हुई है वैल्यू c/√2 वो रख दें, एक याद रखिएगा, अपॉन में उसने c के दिखा हुआ है √2। तो अब इसका मतलब है कि ये इस तरह होगा, c/√2 का स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा तो हो जाएगा c²/2, ये √2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला c² अपॉन में ही रह जाएगा, ये जो अपॉन का फॉर्मूले का फैक्टर है। यहाँ पे 1/2 आ गया। अब 1/2 का एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम, तो 2 1 2 -1। अब 1 लिखते नहीं अपॉन में, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाएंगे कि सर ने छलांग मारी है। नो छलांग, ये देखो ये आया, रूट में 1 लिखते नहीं है भाई। तो ये हो गया, ये बोलो हाँ। अब √2 पलटी हो गया, ये कल्टी हो गया, समझे। तो बेटा हिम्मत बस थोड़ा करो, थोड़ा कहते हैं बी ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट इन योर अप्रोच ऑफ मैथ्स स्टेप्स। तो आपको भी ये हैरान कुछ नहीं लगेगा। और ये स्टेप नहीं खाए मैंने, यू कैन डू इट विदाउट डिडक्शन ऑफ मार्क्स।
तो ट्राई इट एट होम व्हेन प्रैक्टिसिंग। सही है, तो ये पहला आंसर हो गया। ये मास आ गया, क्योंकि कहा है मास बताओ। अब मास, अच्छा इसमें हम वैल्यूज इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये रेस्ट मास अगर अननोन है, जैसे इलेक्ट्रॉन का तो पता होता है। अच्छा पार्टिकल आप सपोज नहीं कर सकते खुद से, यू कैन नॉट सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है या क्या है। तो इसलिए हम इसमें ज़बरदस्ती का अपना वो 9.11 वाला या वो 1.67 वाला रख नहीं सकते। तो इसलिए ऐसे सवाल कहलाते हैं जर्नल न्यूमेरिकल। तो जब जर्नल सवाल कहलाएंगे जर्नल न्यूमेरिकल, तो इसमें ये एडवांटेज होता है कि इसके आंसर सारे इन टर्म्स ऑफ एम नॉट और सी चलते रहेंगे, यानी इसके सारे आंसर एम नॉट की शक्ल में और सी की शक्ल में आ जाएंगे, यानी इसमें वैल्यू नहीं रखी जाएंगी। तो इसमें एम नॉट और सी की शक्ल में आंसर आएंगे, जैसे पहला आ गया एम नॉट के साथ, ठीक है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, रिवीजन में फॉर्मूला पुराना बचपन का। एम की जो वैल्यू है वो रख देंगे √2 एम नॉट, ये ठीक है जी। √2 से √2 कट गया, तो ये एम नॉट सी इसका मोमेंटम आ गया। टोटल एनर्जी E=mc² होता है। देख रहे हैं, एक एम सही निकलेगा ना, सारा ये थ्रू हो जाएगा एक एक लाइन में। अब एम आया हुआ 2 रूट के साथ एम नॉट, इसको पुट कर दें तो ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। अब आप लोग समझदार हैं, मुझसे पहले बोलें कि अगली शीट पे क्या नजर आएगा कि इस एनर्जी और रेस्ट एनर्जी के जरिए आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल वाला फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ होता है ये जनाब। नहीं समझे? समझेंगे तो समझ में आएगा। ये आ गया भाई E=E0 + ke। अब इसमें से हमें काइनेटिक चाहिए, तो E0 उधर जाके माइनस हो गया। E की वैल्यू पीछे क्या निकाली थी, भूल गए? ये देखें भाई, E की वैल्यू क्या निकाली थी, E की वैल्यू निकाली √2 एम नॉट c², मिला। ये इसको ले आके पुट कर दें। अब ये रूट है, ये बगैर रूट है तो माइनस नहीं हो सकता, इसलिए मजबूरन इस रूट को हम कैलकुलेटर में फीड कर देंगे। वैसे याद भी होना चाहिए कि √2 का मतलब होता है 1.414। ये फायदे की बात बता दूं, ये भी आपके एप्टीट्यूड में काम आएगा। √2 का मतलब होता है 1.414, √3 का मतलब होता है 1.732। याद हो तो कैलकुलेटर रखे थे यहाँ पे, देखिए 1 पॉइंट में से 1 माइनस कर दें, सब कैलकुलेटर के बगैर हो रहा है। 1 पॉइंट में से ये माइनस कर दें तो 0.4 बचेगा, ये आ गया। नो कैलकुलेटर, बस √2 की वैल्यू दिमाग में याद हो कि 1.414 होती है। सही है जनाब। 10वां न्यूमेरिकल के वर्डिंग लंबी है, सॉल्यूशन छोटा है, देख लें और उसके बाद छुट्टी। लेकिन छुट्टी करने से पहले जेजेसी के व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं। आगे आपको टारगेट गैस पेपर और बहुत कीमती चीज़ें इस पर मिलने वाली हैं। 1 टाइम पेमेंट है, अगर जो इंटरेस्टेड हैं तो ले लें। 6 के 6 सब्जेक्ट इस पर मैं जो है लोगों को पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश और उर्दू भी देना शुरू हो चुका हूँ। अगर आप ये ज्वाइन कर लें 1 टाइम, यही ईजी पैसा है और यही अकाउंट नंबर है और यही क्वेरी और इंफॉर्मेशन नंबर भी है। 1 टाइम पेमेंट 2500 रुपये है। अगर आपको समझ में आता है तो फ़ौरन ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी भी तकरीबन 4 से 5 महीने हैं। यू कैन कैच अप ऑल द थिंग्स फ्रॉम जेजेसी प्लेटफॉर्म। ठीक है जी। 10वें सवाल में लिखा हुआ है कि जो ज़मीन से करीब तरीन सितारा है वो प्रॉक्सिमल सेंचुरी है, सेंचुरी, जो कि 4.3 लाइट ईयर्स के फासले पर है। लाइट ईयर का मतलब होता है जो रोशनी के रफ्तार से हम अगर पहुँचें तो इतने वक्त में पहुँचेंगे। नूरी साल कहते हैं इसको उर्दू ज़बान में, यानी इतने करोड़ों अरबों मील दूर होता है कि रोशनी के रफ्तार से चलेंगे तो 4.3 साल लग जाएंगे। एक स्पेसशिप है जो चलना शुरू करता है इस स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में 0.8 की रफ्तार से स्टार की तरफ। तो बताएं कि अगर स्पेसशिप में कोई घड़ी रखी हुई है तो वो कितना टाइम बताएगी, और अगर ज़मीन से कोई ये चीज़ देख रहा हो तो बताएं उस वक्त कितना घड़ी टाइम बताएगी। अब ये वो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है इस सेंस में, लेकिन मैं इसको इम्पोर्टेंट के खाते में नहीं डाल रहा हूँ कि देखिए ये होता है वो कि स्पेस में चले जाएंगे तो आप काम बहुत कर लेंगे और वक्त आहिस्ता चलेगा, लेकिन ज़मीन से वही चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे तो काम कम होगा और वक्त लंबा चलेगा। समझे? नहीं समझे? देखें
डिस्टेंस जो है वो एस होता है, लिख दिया लाइट ईयर। लाइट ईयर में कोई गिनती नहीं फिट होगी क्योंकि लाइट ईयर का मतलब ये सी है, समझ गए। स्पेस शिप का स्पीड जो है वो इन टर्म्स ऑफ सी दी। अच्छा, इतने सारे ज़ीरो अगर एंड में हो तो आप पर होता है कभी भी पूरे न्यूमेरिकल्स में इतने ज़ीरो एंड में हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को तो इंडिकेट कर रहा है, लेकिन अगर ये लिखने में पुट करने में आप नहीं दिखाएंगे तो नो टेंशन, कोई नंबर नहीं कटेगा, टाइम बच जाएगा, इंक भी बच जाएगी और दिमाग भी। लेकिन लिखते रहें तो अच्छा है कि वो कहेगा चलो मेरे देने को वो फॉलो कर रहा है कि मैंने क्वेश्चन पेपर में इतने ज़ीरो लिखे थे। अच्छा, टाइम इलैप्स स्पेसशिप का एस कर दिया और अर्थ का ई कर दिया, ठीक है, ताकि दोनों डिफ्रेंशिएट हो जाए कि ये ज़मीन पर से ऑब्जर्वर को मिल रहा है और वो उसी स्पेसशिप में मौजूद जो लोग हैं उनको मिल रहा है। अब ज़मीन वाला तो यूँ आ जाएगा धड़, क्योंकि ज़मीन वाले के लिए वो चलता हुआ नज़र आएगा उसको, क्योंकि मेरे सामने से कोई बस या कोई ट्रेन जाएगी तो मेरे लिए वो चलती हुई होगी ना, तो वो तो डिस्टेंस फार्मूले से आ गई। तो देखें ये जो होता था टी, यानी असल में यहाँ से आया v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, तो क्रॉस करें t इज इक्वल टू एस अपॉन वी, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आया 4.3 अपॉइंट 0.800 c, इसको सिर्फ डिवाइड करेंगे आप नियरली और आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसमें जो है यहाँ पे जो है ना लाइट ईयर वाला c है ये, तो आपको देखिए ये लाइट लाइट कट गई, ईयर ईयर बच गया, तो ये देखिए दोनों का जवाब डिवाइड करके ईयर में आ गया, यानी 4.3 डिवाइडेड बाई 0.8 आ गया 5.3, यानी कि तकरीबन 5.25 साल में वो फासला तय करा ज़मीन वाले ने, जो ज़मीन से ऑब्जर्व हुआ कि वो स्पेसशिप कैसे जा रहा है तेज़ी से आहिस्ता। देख रहे हैं आप, नोट कर रहे हैं, ये 5.3 जो आया ये 4.3 से बड़ा आ गया। देख रहे हैं ज़मीन पे घड़ी बोलें तेज चल रही है। अब अर्थ वाले के लिए जो है स्पेसशिप के लिए यूँ समझेंगे ये वाला जो है ये टी का काम करेगा और ये वाला जो है ये टी नॉट का काम करेगा, क्योंकि इससे स्पेसशिप वाले स्पेस में हैं, तो स्पेसशिप वाले स्पेस के अंदर हैं, तो उनके लिए तो रिस्पेक्ट से स्टेशनरी फ्रेम बन गया ना। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पुट करेंगे, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0.64 को 1 में से माइनस करें 0.36 आएगा। 6 का ये भी टेक्निक बता दूं, अगर कभी रूट के अंदर 0.16 आ जाए तो पॉइंट को साइलेंट कर दें और 4 का स्क्वायर, कभी रूट के अंदर 0.25 आ जाए तो पॉइंट को साइलेंट कर दें और 255 का स्क्वायर, तो 36 जो है वो 6 का, कभी 84 आ जाए 49 आ जाए तो वो 78 के स्क्वायर बनते जाएंगे। कैलकुलेटर रखे रहने। अब यहाँ पे कैलकुलेटर सिर्फ इतना इस्तेमाल होगा कि मल्टीप्लाई जब करेंगे दोनों को तो आ जाएगा ये। और देखा इंटरेस्टिंग फीचर ये है वो वाक़या जो हैरानी का मोजज़ाती है। देखें स्पेस शिप वालों के लिए ये टाइम 3.22 इस 4.3 से कम हो गया, नोटवर्दी, ये टाइम 4.3 से कम हो गया, यानी वहाँ घड़ी आहिस्ता चल रही है, काम वही कर रहे हैं वो लोग, घड़ी आहिस्ता टिक टिक कर रही है। यानी अगर आप स्पेस में जाएंगे और लंबे अरसे के लिए और तेज़ी से सफ़र करते हुए जाएंगे तो आप जब ज़मीन पे वापस आएंगे ना तो आप थोड़े यंगर रहेंगे और ज़मीन वाले जिनको आप छोड़ के गए थे वो आपसे 2-4 मिनट बड़े हो जाएंगे उम्र में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना और वालिदैन का ख़ास करके ख्याल रखा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतमाम के साथ, दुआओं की दरख्वास्त से कमेंट कर दिया करें, कुछ सवालात पूछ लिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।